आज के दौर में आपकी वाबस्तगी किस तरह की पीडीपी के साथ देखिए, है? मैं पीडीपी का मेंबर नहीं हूँ, नहीं। लेकिन मेरा ये कंसीडर्ड व्यू है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की एक रियलिटी है और इसको एक रियलिटी इस रहना। दौर में आप इस पे स्टैंड हो अभी भी कि अगर बीजेपी का मैं अपना बिल्कुल, कैंडिडेट होता बिल्कुल, तो आप वोट दोगे, बिल्कुल, इस विदाउट एनी एम्बिगिटी, थर्ड पार्टी को आप वोट नहीं दोगे? विदाउट एनी एम्बिगिटी, अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो हमने उसको सपोर्ट करना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कैंडिडेट हैं वो किसी न्यूज़ पोर्टल के साथ बात करते हुए ये कह रहे थे कि उनके दादा मरहूम ने 1932 में आके यहाँ पे गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई। मेरा माथा ठनका कि यार ये झमेला आज का नहीं है, ये गुजर जाट कॉन्फ्रेंस उस वक्त बनाने का क्या पर्पस था। आज उसका क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से क्रेडिट से ज़्यादा ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये फितना हमने खुद खड़ा किया हुआ आज का नहीं है, ये 90 साल। इलेक्शन का बोलबाला पूरे हिंदुस्तान में है। आज डेमोक्रेसी का फेस्टिवल चल रहा है और हम आ पहुंचे हैं मेंढर में। पीर पंचाल का इलाका है। हाल ही में डिलिमिटेशन के बाद इस खित्ते को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है और यहाँ के जानी मानी शख्सियत जिनको इस खित्ते के अंदर जो सियासी माहौल है काफ़ी नज़र है उस चीज़ पे इनकी। मुर्तज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इसी विषय पे हम इनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा साहब, पहले तो खैर मकदम है प्राइम पोस्ट में। शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, अगर हम बात करें क्योंकि पीर पंचाल पहाड़ियों के इस साइड से अगर हम सियासत की बात करें तो किस नज़रिए से आप यहाँ की सियासत को देखते हैं? सियासत तो जम्मू कश्मीर की सारी एक तरह की है, लेकिन यहाँ ये जो खासकर ये खिता है पीर पंचाल, 1947 में जब इसकी डिवीज़न हो गई तो ये एक बड़े जोग्राफिकल और पॉलिटिकल खिते का एक छोटा सा हिस्सा इस तरफ रह गया, बाकी कट के दूसरी तरफ चला गया। तो जो मजमूई एक यहाँ पे माहौल हुआ करता था किसी ज़माने में सियासत का, वो नहीं रहा। यहाँ के जो और कई एक फैक्टर्स हैं उन्होंने उसको इम्पैक्ट किया। और ये जो पट्टी है यहाँ की पीर पंचाल की, हिल्स के जो आप कह लीजिए फुट हिल्स हैं, इस रीजन के लोग, इन्होंने बहुत सारी कंपल्शंस के पेश नज़र अपनी पॉलिटिक्स को महदूद कर दिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर। एक तो ये बुनियादी तौर पर ये कास्ट रिडन सोसाइटी है। यहाँ पे बदकिस्मती से उस ज़ात बरादरी की सियासत को प्रमोट भी किया जो जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासत थी अपने अपने इंटरेस्ट के पेश नज़र। और सबसे आसान भी था लोगों को इन कम्युनल लाइंस के अंदर डिवाइड करना। पर्टिकुलरली यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ हैं जो बड़ी, एक पहाड़ी और गुजर, बल्कि बड़ी नहीं, यही दो कम्युनिटीज़ हैं। तो उसमें थोड़ा सा आसान हो गया लोगों को डिवाइड करके सियासी एतबार से किसी एक ग्रुप को अपने साथ मिला लेना। तो उस वजह से जम्मू कश्मीर की जो मजमूई सियासत है उससे थोड़ा सा यहाँ का माहौल मुख्तलिफ है। ये अलग बात है कि जनरल इश्यूज तो वही हैं जो कश्मीर के अंदर है, वादी कश्मीर के अंदर हैं, यहाँ के और मुख्तलिफ नहीं हैं। इससे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सियासी सफ़र के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आपका कहना है कि यहाँ पे ज़्यादातर जातिवाद पे वोट डाला जाता है और उस लिहाज से आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्या सोच के आप इस देखिए, सियासी में मेरी सियासत कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने सियासत की इब्तदा की है 1999 से। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम एक सियासी घराने से, सियासी फैमिली से, सियासी सोच से आ रहे थे। लेकिन ज़ाती तौर पे मैंने अपने सियासी सफ़र की इब्तदा की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिसके जो बुनियादी मेंबर्स थे जो इसको बनाने वाले, उनमें से मैं भी शामिल था। बल्कि मुझे तो ये भी मौका मिला कि इस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ड्राफ्ट किया था और इसको फिर पूरे जम्मू कश्मीर में पहुंचाने में एक कारकुन की हैसियत से जो मेरा रोल था बाकी टीम के साथ, वो भी मैंने भी निभाया। तो उस हवाले से हमारी सोच उस वक्त ये थी कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि जम्मू कश्मीर की वाहिद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। 96 में जब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को मुख्तलिफ हालात में गवर्नमेंट सौंपी गई, आपको पता है उस वक्त वो वोटिंग कैसे हुई और किन लोगों ने वोट्स डाले और पोल परसेंटेज क्या था, और 2-2, 3-3 हज़ार वाले लोग जो थे वो भी उस वक्त एमएलए बने। तो उस सारे माहौल में एक तरफ तो आपको शायद ये याद होगा कि टास्क फोर्स, पोटा, टाडा, इस तरह की सख्तियाँ,
फिर करप्शन यहाँ थी। तो गवर्नेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छोड़ के रखी हुई थी। उनके चीफ सेक्रेटरी साहब मुख्तार कुल हुआ करते थे। तो उस निज़ाम के खिलाफ हमने एक आवाज़ बुलंद की थी। तो और वो बड़ी पीडीपी वजूद में आई। बिल्कुल, पीडीपी का वजूद ही बुनियादी तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बदनवान हुकूमत थी उसके खिलाफ हमने एक तहरीक चलाई थी, वो थी पीडीपी। और वो कामयाब भी हुई। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पीडीपी के लिए मुश्किलात पैदा हुई, और जिन लोगों ने मुश्किलात पैदा की उन्होंने आज अपनी एक और अलग अलग क्या से क्या पार्टी ये बना आप अभी मतलब मुफ्ती साहब के इस दुनिया से जाने के बाद की बात कर रहे हो, या मतलब ये जो ली। मुश्किल? मुफ्ती साहब तो एक पॉलिटिशियन थे, और बहुत ऊंचे कद के पॉलिटिशियंस थे। मैं कहूँ जम्मू कश्मीर में तो उनका सानी कोई नहीं था, इतने सीरियस, और वाकई उनके अंदर एक दर्द दिल था, एक सोच थी जिसको लेके चलते थे, और उन्हीं की वजह से हुआ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जो माहौल बना, जहाँ तक मुझे याद है कि महबूबा मुफ्ती को कोई 3 महीने लगे सिर्फ ये तय करने में कि उनको बीजेपी के साथ गवर्नमेंट करनी है या नहीं करनी। बिल्कुल, जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ तो मैं मुल्क से बाहर था, मैं अमेरिका में था। मैं वापस आया तो मैंने भी, हालांकि मैं उस वक्त पीडीपी से अलग हो चुका था, लेकिन मैंने महबूबा जी को ये मशवरा दिया कि आप सोच लीजिए कि क्या आप बीजेपी के साथ हुकूमत बना पाएंगी या नहीं। और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उन दिनों मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज सामने रखे और कहा कि अगर मुझे बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनानी है तो फिर मैं इन इश्यूज पे कोई एक स्टैंड, क्लियर स्टैंड बीजेपी का चाहूँगी, तब जाके शामिल एजेंडा ऑफ अलायंस था, जिसमें वो सलाल प्रोजेक्ट था, दूल हस्ती था, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, एम्प्लॉयमेंट का पैकेज था, आर्टिकल 370 था, कई एक चीज़ें थी। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग इस तरह के खड़े हो गए जिन्होंने जाके दिल्ली में ये कहना शुरू कर दिया जी कि अब भूल जाइए अब महबूबा मुफ्ती को। बिल्कुल, और उन्होंने वो मिसाल बख्शी साहब की दे के अच्छा, जो आप उस लॉबी में नहीं थे, अपनी पार्टी उससे पहले ही छोड़ी ना? मैं उससे पहले, मैं तो 2013 में मैं पार्टी से अलग हो गया था। हमारे कुछ और किसी वजह से इख्तलाफात हो गए, मैं अलग हो गया था, मैं उसका हिस्सा नहीं था। ये अलग बात है कि जिस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा की गवर्नमेंट गिरा दी गई, तब जाके मैंने महबूबा जी को कहा कि पार्टीज के ऊपर, लीडर्स के ऊपर अच्छा बुरा वक्त आता है, उससे मायूस नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को अकेला ना समझे, हम आपकी पुश्त पे खड़े होंगे। और जब ये सब लोग भाग चुके थे उसके बाद फिर हमने उनको एक सपोर्ट अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोर मेंबर थे आप, कोर फाउंडर थे आप इस पार्टी के, फिर दुख हुआ कि जब पार्टी बिखर गई, उस टाइम कैसा? दुख बिल्कुल हुआ। मैं तो वही कह रहा हूँ, आज भी ये जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं ये मेरे ज़ाती दोस्त हैं, ताल्लुकदारी भी है। उनके बहुत सारे दोस्त मेरे पास आए, मुझे आके कहने लगे आपके ताल्लुकात हैं, वो ये सारी चीज़ें। मैंने कहा यहाँ ताल्लुकात का सवाल नहीं है। बदकिस्मती से वो एक ऐसे आदमी की पार्टी में शामिल है और उसके कैंडिडेट हैं जिसने जम्मू कश्मीर में इंतशार के अलावा कुछ भी नहीं किया है, जिनका काम ही वतीरा है पार्टियां तोड़ना, इंतशार फैलाना। तो हम कैसे सोच सकते हैं किसी ऐसी पार्टी या ऐसे आदमी को हम सपोर्ट करें जिसके बारे में हमें ये खदशात हैं कि कल फिर वो ये जो इस तरह की सियासी गलाजत है ये जम्मू कश्मीर में फिर बोलेंगे, फिर पार्टियां तोड़ेंगे। तो हम तो खुदा न खास्ता उन लोगों में से नहीं है। हम तो चाहते हैं यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम हो। बदकिस्मती ये रही है कि दिल्ली में अगर किसी ने जम्मू कश्मीर में सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश की तो यहाँ से हमारे लोग खुद तैयार उनको मिले जिन्होंने वो इंतशार बपा किया। अच्छा, ये प्रमोट ये किया। हर दौर में ये चीज़ें, ये हर दौर में होता रहा। लेकिन ये जो एक इस्तेहकाम थोड़ा सा आया था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोशिशें थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोशिशें थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बड़े सियासी फैसले लिए जो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत बड़े फैसले दिए जो एक जैसे मैंने यहाँ की जितनी भी सियासतदान हैं वो हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफें करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी का रेजोल्यूशन है वो उन्होंने फाड़ा था, उस पे बिल्कुल वो उसके लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोना चाहिए, सर पकड़ के बैठना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला तो आज भी जिस वक्त वो पैरेलल्स ड्रा करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी मैं तो वाजपेयी जी की सियासत का दीवाना हूँ। और दीवाने तो आप हो, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अटानवी के आपके रेजोल्यूशन का क्या हुआ। हमने देखें जो पीडीपी ने सेल्फ रूल का आइडिया दिया वो ऐसे बेखबरी में नहीं था, और मैं उस सेल्फ रूल कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी था, हमें पता है उसकी बैकग्राउंड क्या थी। और वो कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको क्या वो चीजें अभी रिलेवेंट है। जैसे देखिए मैं बताऊं एक चीज, पॉलिटिक्स में
टाइम्स में मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती हैं। उनके क्या डायनमिक्स होंगे, क्या डायमेंशंस होंगे, सेंटिमेंट क्या है। आपको जिस वक्त किसी जगह को एग्जिस्ट करना है, आप हर वक्त अपने हमसाये के साथ भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं है, आपको वहाँ भी रिकनसाइल करना है। अब पाकिस्तान में जो आज की पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को खुद एक्सपोज किया कि जी 370 को जो यहाँ हटाया गया वो जनरल बाजवा की कंसेंट के साथ था। तो कहने का मतलब ये आइसोलेशन में चीजें नहीं होती हैं। आज एक सिचुएशन ने टर्न लिया, कल दूसरा भी लिया जाए। पीछे बैक चैनल डेवलपमेंट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी स्टेज पर भी कुछ भी हो सकता है। कोई इसमें ये नहीं कह सकता कि यहाँ स्टेग्नेशन है और ये जो बस लाइनें ड्रा हो गई हैं, फार्मूला बन गया, इस पर चलेंगे। हालात के हिसाब से दुनिया में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पॉलिटिकल डायमेंशंस डेवलप होते रहते हैं। अच्छा, अब तवारीखों की गलतियों की बात चल ही रही है, तो इस पे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे बीजेपी हमेशा से कह रही है, चाहे वो उमर साहब के बारे में वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, या वो 96 का मामला हो, या अगर हम बात करें 2016 की, जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर भाई, वो हर समय ये कहते हैं कि जब इनको अच्छा लगा कि हमसे जुड़ना, तब ये मज़े करते थे बीजेपी के साथ। आज उनको लग रहा है कि बीजेपी हमें घास नहीं डाल रही, आज हम आरएसएस की आइडियोलॉजी चला रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? यहाँ की ड्यूअल फेस है कि पार्टी ड्यूअल फेस दोनों तरफ है। बिल्कुल ड्यूअल फेस क्या बीजेपी का ये नहीं है। जिस वक्त वो ये कहते हैं जी कि खानदानी राज है, फारूक अब्दुल्ला का खानदानी राज है, पीडीपी का खानदानी राज है, कांग्रेस का खानदानी राज है। जिस रोज बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को मरकज में कॉमर्स मिनिस्टर और बाद में फॉरेन मिनिस्टर बनाया, क्या उस वक्त बीजेपी को ये मालूम नहीं था कि ये तीसरी नस्ल है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, और अगर हम इसको एम्पावर करेंगे तो ये खानदानी राज इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि एक कश्मीर के बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बनाना, ये क्या कुछ? देखिए, ये खुदा न खास्ता ये कौन सा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, फॉरेन मिनिस्टर से, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर से अच्छा, इसमें क्योंकि बहुत सारी मैसेज ये भी जा रही है कि वो इसलिए रखा गया ताकि ये बाकी मुल्कों को बताएं कि हमने कश्मीर का ही नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ। ये फॉरेन पॉलिसीज इस तरह से नहीं चलती हैं कि आप एक किसी लड़के को उठा के तो किसी कुर्सी पे बड़ी पे हॉट सीट पे बिठा दें और फिर उसको सेल करें। नो, फॉरेन पॉलिसीज इस तरह से नहीं बनती हैं, ना चलती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त हम एक दूसरे को एक्यूज करते हैं, तो उस वक्त बीजेपी अगर आज ये कहती है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी को इसलिए वोट नहीं करो क्योंकि वो खानदानी राज होगा, तो क्या बीजेपी को 2015 और 16 में ये नहीं मालूम था कि महबूबा मुफ्ती को अगर हम कुर्सी पर बिठाएंगे तो ये खानदानी राज को हम एम्पावर कर रहे हैं? उस दिन महबूबा मुफ्ती ठीक थी, उस दिन खानदान राज नहीं था। आज जब ये इन्होंने गवर्नमेंट एक दूसरे से अलग हो गए तो खानदानी राज हो गया। ये रेटरिक्स हैं और इनको मेरे ख्याल में बीजेपी की जो बड़ी क़यादत है उनको भी इन चीज़ों से इनहराफ करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम करना चाहिए। एक तरफ अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मुझे कश्मीर के लोगों के दिल जीतने हैं, तब जाके हम वहाँ कमल खिलाएंगे। तो जब अगर आपको कुछ टाइम लगता है उसके लिए, तो तब तक जो लोग वहाँ दिल जीत रहे हैं या जीत चुके हैं उनको सांस लेने का मौका देना चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। वापस आते हैं यहाँ पे हम, तो अगर हम बात करें आज के दौर में आपकी वाबस्तगी किस तरह की पीडीपी के साथ? देखिए, मैं पीडीपी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कंसीडर्ड व्यू है कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की एक रियलिटी है और इसको एक रियलिटी रहना चाहिए, फ्यूचर भी है। आप एक गाड़ी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप ये जो जम्मू कश्मीर की बहुत सारी बर्बादी हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप कह लीजिए एक फरौनियत थी। अपनी पार्टी, मैंने अपनी पार्टी का पहले आपको बता दिया कि वो कोई पार्टी तो है नहीं। बीजेपी अपनी पार्टी नहीं, बीजेपी नेशनल पार्टी है, उसको हक हासिल है। कांग्रेस और अमित शाह साहब जो कहते हैं कि वो कश्मीरियों का दिल जीतकर वहाँ कमल खिलाना चाहते हैं, अगर वो ये करने में कामयाब होते हैं तो मुझसे बड़ा हामी उनका कोई नहीं होगा, लेकिन उसके लिए उनको दिल जीतने होंगे। अब रहा कांग्रेस तो आपके सामने यही कांग्रेस तो मुख्तलिफ शक्लों में यहाँ रही है। एक ज़माने में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस ही थी। 87 में अगर दोनों ने मिलकर ये इलेक्शन रिग ना किए होते, ऐसे हालात ना पैदा किए होते, तो क्या आपको लग रहा है सूरत हाल दूसरी होती अगर वो इलेक्शन? बिल्कुल यकीनन होती। अगर आपने देखें, आपको अपने घर में बच्चों को मैनेज करना है जिस वक्त, तो उनके साथ उनके सेंटीमेंट को भी आपको रेस्पेक्ट करना होता है। बच्चों को भी आप डांट के, डंडा पकड़ के, जूता पकड़ के उनको नहीं सही कर सकते, उनकी बात सुननी होती है। मफ में जो लोग थे वो तो कश्मीर के नौजवान थे, उनका एक सेंटीमेंट था। उनको साथ बिठा के बजाय रिगिंग करने के, बजाय इस यासीन मलिक के मुंह में थूकने के,
अगर मोहिद्दीन शाह ने उसको उसके सर पे हाथ फेरा होता, दिलासा दिया होता, साथ बिठाया होता, पूछा होता बेटा तेरे में दिल में क्या दर्द है, वो इसका इलाज था, या कि अल्टीमेटली उनको उस पॉइंट पर लेके गए जहां पे उन्होंने बंदूक उठाई बाद में। अच्छा, इस चीज़ पे हम थोड़ा फिर डाइवर्ट हो गए थे, जो वाबस्तगी आपने बताई थी पीडीपी के जी साथ, जी उस पे क्योंकि हम जी, फिर दूसरे मैंने टाइम। मैंने मैंने वही कहा, मैंने महबूबा जी को एक्सटेंड की सपोर्ट। बिल्कुल। जिस वक्त ये मैं कमिटेड था, मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये कमिटमेंट की थी, हालांकि उन्होंने हमें नहीं कहा, वॉलेंटरली हमने कहा कि हमारा ये शेड्यूल ट्राइब का इशू है, और वो इशू इसलिए भी रेलिवेंट था, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हमारे बच्चों के एक वो पैरिटीज डिस्पैरिटीज यहाँ इस सोसाइटी में, बिल्कुल आप एक सिविल वार की तरफ जा रही थी, ये दो कम्युनिटीज हैव्स एंड हैव नॉट्स, एक कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस हैं, दूसरी बिल्कुल खाली है, तो एक दूसरे के तई इनके अंदर एक नफरत बढ़ती जा रही थी, और मैं जिस तरीके से चीज़ों को देख रहा था, मुझे ये डर था कि ये कहीं सिविल वार में न चले जाएं ये गुजर और पहाड़ी। वो इशू जब हमने होम मिनिस्टर के सामने रखा और हमने उनसे ये कहा कि हम अगर आप हमारा मामला ये हल करेंगे तो हम आपका एहसान का बदला एहसान से देंगे। एक तो ये नौकरियों का, जॉब्स का, इधर उधर एडमिशन्स का था, दूसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक बड़ा इशू था, क्योंकि 370 के जाने के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ तो उसके नतीजे में इस पीर पंचाल में पॉलिटिकल रिजर्वेशन से पहाड़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी बाहर हो गई। बाद में जो डिलिमिटेशन हुआ तो 5 सीटों से बाहर हो गए, वो खाली राइट टू वोट रखते थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं थे। तो मैंने होम मिनिस्टर साहब से ये कमिटमेंट की बाकी साथियों के साथ मिलके कि हम आपके एहसान का बदला एहसान से देंगे, और मैं आज भी कमिटेड हूँ। लेकिन वो हमने उनको वाजिया किया बिल्कुल कि हम आपके एहसान का बदला तब देंगे जब आपका अपना कैंडिडेट होगा, बीजेपी का अगर आपका कैंडिडेट आता है तो हम कमल के निशान पे आपको सपोर्ट करेंगे। और यही नहीं, मैंने 26 मार्च को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरे साथ सफीना बेग थी बारामूला की, और जम्मू के हमारे लीडर्स थे कई एक, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि हम किसी प्रॉक्सी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपना कैंडिडेट दे दीजिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, मुस्लिम्स में वो गुजर हो पहाड़ी हो या कश्मीर से भी अगर आता है, लेकिन वो कमल के निशान के ऊपर होना चाहिए, वो प्रॉक्सी नहीं हम एक्सेप्ट प्रॉक्सी आप इस तरीके से कह रहे हो कि जफर मन्ना साहब प्रॉक्सी है क्योंकि वो तीसरी पार्टी के हैं? वो तीसरी पार्टी के, उन दिनों गुलाम नबी आजाद नहीं साहब तो वो मतलब आपकी ये पहाड़ी कबीले से ही ताल्लुक रखता उसका कबीले से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ हमने कबीले का कोई ठेका नहीं लेके रखा। कबीले के यहाँ राजौरी के 2 लड़के हैं, बिल्कुल। एक वो हिंदू कम्युनिटी से है सुशील बजरंगी, एक और लड़का है मलिक। तो अगर कबीले की बुनियाद पे हमें वोट करना है तो फिर वो शोपियान, तो ये तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये तो इस अच्छा, constituency के वोटर भी नहीं। मौजूदा दौर में आप इस पे स्टैंड हो अभी भी कि अगर बीजेपी का मैं अपना बिल्कुल- कैंडिडेट होता बिल्कुल तो आप वोट करते? बिल्कुल इस विदाउट एनी एम्बिगिटी, थर्ड पार्टी को आप वोट नहीं दोगे? विदाउट एनी एम्बिगिटी, अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो हमने उसको सपोर्ट करना था। मैंने प्रॉक्सीज के लिए पहले बोल दिया था हम प्रॉक्सीज को नहीं सपोर्ट करेंगे। अब ये एक प्रॉक्सी है, और वो प्रॉक्सी भी इस ढंग की जिसकी मैंने बैकग्राउंड आपको बता दी अपनी पार्टी की, और एक अपनी पार्टी के लीडर ने पिछले दिनों एक बड़ा एक अजीब किस्म का एक स्टेटमेंट दिया, और गुजर और पहाड़ियों के दरमियान एक तफरीक पैदा करने के लिए। तो इस तरह के जो शरपसंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सपोर्ट करें। हमने पहले बहुत मारे खाई हैं इस जम्मू कश्मीर में, हमने बहुत सारी पार्टियों को टूटते बनते देखा है, गवर्नमेंट्स को टूटते बनते देखा है, और हम कम से कम मैं एक डेमोक्रेट हूँ, जहनी तौर पर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हम किसी ऐसी पार्टी को प्रमोट करेंगे जिसका माजी इस तरह का रहा हो कि जिन्होंने इंतशार पैदा किया। क्या अगर हम इस तरह से इस चीज़ को देखें, जबकि आज हम चंद्रयान की बात करते हैं, बहुत बड़ी मतलब दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई, आज भी ये रिलेवेंट है रिजर्वेशन के मुद्दों पे बहस करनी, या होनी चाहिए रिजर्वेशन, आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ, देखें किसी चीज़ को भी आपको रैशनलाइज करना है। यहाँ इशू ये नहीं था कि जनरल कंसेप्ट क्या है रिजर्वेशन का पूरे कंट्री के अंदर, या पूरी यूटी या जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर, या उसके इम्प्लीकेशंस ओवरऑल क्या है। हमारा यहाँ एक स्पेसिफिक इशू था। स्पेसिफिक इशू ये है, आप जैसे यहाँ से निकल जाइए किसी गांव में, आपको कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गुजर और पहाड़ी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही तरह के माहौल में वो रहते हैं। वही गाय, वही भैंस, वही बकरी पहाड़ी के पास भी है, वही गुजर के पास भी है, वही खेत उसका है, वही खेत उसका है। एक खेत के एक सिरे पे गुजर का घर आबाद है, दूसरे पे दूसरे का घर आबाद है। ये दोनों एक तरह के माहौल में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब उनमें से जिस वक्त आप एक को उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस दे देते हैं तो वहां क्या प्रॉब्लम नहीं होगी?
आप 2 बच्चे हैं आपकी क्लास में, एक गुजर बच्चा है और दूसरा पहाड़ी है। अब गुजर बच्चे को मास्टर महीने के आखिर में या साल के आखिर में क्लास में से उठा के कहता है बेटा इधर आ, तू चूंकि फलां कम्युनिटी का है इसलिए तेरा इतने हज़ार रुपए का वजीफा है, स्कॉलरशिप है, ये तू ले। अब वो जिस वक्त उस बच्चे की जेब में वो पैसे की दथी वो डालेगा, तो जो साथ वाला बच्चा है पहाड़ी का, क्या उसके जहन में ये नहीं आएगा कि इसका क्या रीज़न है कि ये इसको पैसे मिल रहे हैं मुझे नहीं मिल रहे हैं? या आपने और आपके दूसरे साथी गुजरने जो एक ही 100 मीटर के अंदर एक ही तरह के हालात में हो, आपके 80 नंबर हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, और पहाड़ी के बच्चे के 140 नंबर है तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है इसलिए कि वो पहाड़ी है। तो जिस वक्त ये तफावत इस समाज में इस हद तक चली गई कि हम मजबूर हो गए कि ये इसमें से इसको बाहर निकलना चाहिए। उसके लिए अगर ये कोई रैशनलाइज करते हैं सिस्टम इस तरह का, और ये रिजर्वेशन कोई इंडिया का अकेले झमेला नहीं है, ये अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी इसको अफर्मेटिव एक्शन के नाम से एक गुंजाइश रखी जाती है, दुनिया में हर जगह है। इसको और ज़्यादा रोबस्ट होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, रैशनलाइज्ड होना चाहिए। मैं उसके हक में हूँ, कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। फिर इसमें जो क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट भी हुआ करता था पूरे कंट्री में, आपको वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन में, वो जो यूनिफॉर्मली पूरे कंट्री के लिए जिस तरह का भी निज़ाम बनता है हम उसके हक में हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक एक जगह पे एक कम्युनिटी को लेके दूसरी को डिप्राइव करते हैं। जब हम किसी गुजर लीडर से मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने एक साथ बैठते, जैसे आपने कहा कि हमारा कबीला एक जैसा, शादियाँ एक दूसरे में से होती है, लेकिन उनका ये कहना था कि मतलब हम इनको कहते थे कि आप अपना रिजर्वेशन जो आपको मिले वो मिले, लेकिन हमारे हिस्से में से ना लो। देखिए वो तो हुआ भी नहीं अल्टीमेटली। वो तो मैं पर्सनली भी इसी चीज़ के हक में था। मैं ये चाहता था कि आप एक जमेले को ख़त्म करने के लिए दूसरा जमेला मत खड़ा करो। मैंने खुद कई मरतबा ये कहा कि उनके लिए एक ब्लॉक अगर आप क्रिएट कर सकते हो, कानून उसकी गुंजाइश देता है तो आप कर लीजिए, उनका हक महफूज रहे, आपका हक जो है वो अलग से हो, उसमें एक दूसरे के बीच में दखल नहीं होना चाहिए। मैं उसके हक में हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें जो यहाँ की अभी की मौजूदा सियासत है, उसमें जो पहाड़ी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं माने ट्रम्प कार्ड है उनके पास, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का वोट जाएगा और किसको जाना चाहिए? किसके पास ट्रम्प कार्ड? मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा वो जीतेगा, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ मतलब पहाड़ी देखिए यहाँ पे ये हुआ ये कि उमर अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट लाया, अपना जो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर नहीं है, वो वहाँ से गांधरबल से। और उमर अब्दुल्ला की नीयत ये थी कि ये गुजर कम्युनिटी का एक बड़ा फेस है, स्पिरिचुअली भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको लाने से ये होगा कि ये पोलराइजेशन होगी, गुजर्स कंसोलिडेट होंगे और रिएक्शन में पहाड़ी ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होगा। हालांकि उनको ये शायद जहन में नहीं रहा कि अगर ये पीर पंचाल के आर पार ट्रांस पीर पंचाल कैंपेनिंग हुई तो ये कश्मीरी के जहन में भी आएगा, यार ये जमेला क्या है, ये गुजर अपना वोट लेके ढूंढ रहा है, पहाड़ी अपना ढूंढ रहा है, तो मैं भी इसी दुनिया का बाशिंदा हूँ, तो क्या कश्मीरी कंसल्टेट नहीं होगा इससे? बिल्कुल, फिर तो उसको भी होना चाहिए। अगर हम बात जी, अब वो जो आपने ये कहा कि ये वो कंसोलिडेशन पे बिल्ड अप करके तो कश्मीरी जो उनका ओरिजिनल आइडियोलॉजिकल वोटर है साउथ कश्मीर का, उस पे वो सोच रहे थे कि हम ये बैंक करेंगे। ये थोड़ा आइडियोलॉजी में जानना चाहूँगा कि ये जहनियत कहाँ से आती है, जो ये कास्ट सिस्टम है, और ये कहाँ से आई? अगर हम गुजर और पहाड़ियों के बीच में ये किस तरह कब से आई और कैसे? ये असल में इसका किस्सा बहुत पुराना है। ये जो इस रीजन की आप हिस्ट्री को अगर स्टडी करें, पहाड़ी यहाँ बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। मतलब मुझे अपनी हिस्ट्री जो है पिछले 550 पौने 600 साल तक का मुझे पता है कि ये लोग कहाँ से आए और यहाँ कब सेटल हुए। गुजर्स की हिस्ट्री भी जो मैं समझता हूँ, इस रीजन में जो गुजर्स हैं मोस्टली 250 से 300 साल के अंदर आए हैं और पंजाब के इलाकों से यहाँ आए, और अपना एक कल्चर तो एसेंशियली सेम है, लेकिन लैंग्वेज की डिफरेंस की वजह से ये कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट चलता रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिकली जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है मेरी नज़र में वो 1932 से शुरू हुई है, जब यहाँ पे महाराजा ने एक कमीशन मुकर्रर किया और लेजिस्लेटिव बॉडी क्रिएट करने के लिए उसकी रिकमेंडेशंस ली। 1934 में यहाँ पे पहला इलेक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर में, और ये मेंढर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। यहाँ का उस वक्त जो इलेक्शन था वो एक तरफ गुजर लीडर थे चौधरी गुलाम हुसैन जो सुरनकोट के थे, जिनका
जिनके साहबजादे चौधरी असलम साहब थे और उनकी तीसरी नस्ल में आज उनका पोता है यहाँ पे सुरनकोट में। शेख साहब के और साथ दूसरी उनके साथ कुछ हाँ, वाक़े भी हैं। और दूसरी तरफ थे यहाँ पे सरदार फतेह मोहम्मद खान करेलवी, बिल्कुल। जिनके बेटे बाद में पीओके में 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रहे और 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे, सरदार सिकंदर हयात खान। अच्छा, यहाँ से भी वहाँ पे वो प्राइम ये मिनिस्टर यो हैं। इसी इसी गांव जहाँ हम बैठे हैं ना, वो इनकी जमीन यहाँ भी है, सरदार सिकंदर हयात खान की जमीन है यहाँ। उनकी बेगम साहिबा यहाँ हमारे एक अजीज है, रिश्तेदार है मेरे, वो इसी गांव से, जहाँ जिस टाउन में बैठे हैं यहाँ से थी। तो ये जो है ये उस वक्त शुरू हुआ है। फर्स्ट इलेक्शन में भी कम्युनल लाइंस पे इस तरह के कम्युनिटी की लाइंस पे इलेक्शन हुआ। और पिछले दिनों मैं देख रहा था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कैंडिडेट हैं वो किसी न्यूज़ पोर्टल के साथ बात करते हुए ये कह रहे थे कि उनके दादा मरहूम ने 1932 में आके यहाँ पे गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई। तो मेरा माथा ठनका कि यार ये झमेला आज का नहीं है, ये गुजर जाट कॉन्फ्रेंस उस वक्त बनाने का क्या पर्पस था। एक तो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी हुई थी नई नई, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और चौधरी गुलाम अब्बास, और पहले वो रीडिंग रूम पार्टी हुआ करती थी जम्मू में, फिर बाद में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी। तो जब ये इलेक्शन की बात चली तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पैरेलल यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करवाई जिसने गुजर जाट कॉन्फ्रेंस अच्छा, आप समझते हो गुजर जाट जो है वो क्रिएशन थी? दैट वाज ए क्रिएशन। अब वो जो बता रहे हैं 1932 में उनके दादा ने यहाँ आके कश्मीर से यहाँ आके गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई। तो गुजर जाट कॉन्फ्रेंस का मतलब ये इसेंशली कि आप फिर किसी और कम्युनिटी के खिलाफ बना रहे हो, और वहाँ तो तीसरी कम्युनिटी कोई है नहीं, यहाँ तो कश्मीरी कोई नहीं था, यहाँ तो पहाड़ी और गुजर थे। तो ये जो काम है ये 1932 से शुरू हुआ है, और राइटली या रॉन्गली जो आज उसका क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से क्रेडिट से ज़्यादा ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये फितना हमने खुद खड़ा किया हुआ, आज का नहीं है, ये 90 साल पुराना। ये चीज़ें किस तरह से ख़त्म होगी अगर आने वाले वक्त में देखें? ये इसमें अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की पॉलिटिकल क़यादत का भी कुछ रोल है। जैसा कि मैंने कहा, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने किसी कश्मीरी कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा किया होता तो हो सकता है ये इन लाइंस पे डिवाइड ना होते, ये दोनों पहाड़ी भी और गुजर भी मिलकर इकट्ठे वोट डालते, ठीक, और वो दोनों तरफ चलता, या यहाँ से कोई लोकल अगर उन्होंने वो प्रेफर किया होता। तो ये जब तक ये सारी फोर्सेस इसको प्रमोट करती रहेंगी, इसमें जो सेंटर की पार्टीज हैं उनका भी बड़ा रोल है। यहाँ पे एक और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डोडा से आते हैं, वो उन्होंने माशाल्लाह इस पे बहुत तेल छिड़का हुआ है, उन्होंने भी इस गुजर पहाड़ी को प्रमोट किया हुआ है। अच्छा, जैसे कि अभी अपनी पार्टी कह रहे हैं कि आपने कहा कि लोकल लीडर होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमने सुरनकोट का लीडर दिया है। कौन सा सुरनकोट का? वो तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर ही नहीं है, तो लीडर कहाँ से? अच्छा, लास्ट में अगर हम ये रिजर्वेशन की बात करें तो ये मैं चाहता हूँ कि आप जो है एसटी कबीले के नौजवान हैं उनको ये मैसेज दे दें, आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, मैंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में भी ये कहा है, बारहा कहा है, कई न्यूज़ मीडिया टॉक्स में मैंने ये कहा है कि इसेंशली अगर ये कम्युनल लाइंस पे डिवाइड करने के मेरिट की बुनियाद पर दोनों कम्युनिटीज़ के नौजवान अगर वो इन लाइंस पे सोचना शुरू करें कि हमने मेरिट की बुनियाद पर अपना लीडर इलेक्ट करना है, जो एक अगर आप लीडर एक मरतबा इलेक्ट करें, चाहे वो गुजर हो या पहाड़ी हो, जब आपको लगेगा कि इसने फितना किया, हमारे म्यार पर पूरा नहीं उतरा है, किक हिम ऑफ, दूसरी बार दूसरे को ले आइए। तो एक मरतबा आप ये तजर्बा अगर करेंगे कि मेरिट पे ला के अगर बंदा आपके पैमाने पर पूरा नहीं उतरे और उसको आप उठा के फेंकेंगे, तो फॉलो करने वाला हर बंदा जो है वो काशियस होगा, केयरफुल होगा, उसको पता होगा कि आज ज़ात बरादरी नहीं, आज क्राइटेरिया जो है वो मेरिट है, फिर उस क्राइटेरिया पे हर कोई एक चीज़ देखते हैं हम एसटी कम्युनिटी में कि यहाँ पे जो नए लड़के हैं वो ज़्यादा लीडरशिप को अपने अंदर एक लीडर देखते हैं कि अब मतलब जो हम फेसबुक या सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं कि उनमें ये है कि क्या ये जो एसटी लोग चाहे हम गुजरात पहाड़ी के हैं उनके जीन्स में है ये कि हम एक लीडर बने? ये जीन्स की बात नहीं, ये हालात होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब बेकारी और जो है ना, ये भी बहुत सारे लीडर पैदा, मैं ये रोज़ लड़के देख रहा होता हूँ, हर कोई वो लंबी सी वास्कट पहन के और चश्मा लगा के और फिर वो कैमरा रख देता है आगे सामने और फिर बड़ी लंबी लंबी हाँकना शुरू कर देता है। ये लीडरशिप नहीं है, ये बुनियादी तौर पे खिदमत है, और उसके अहल इंसान को पहले होना होता है। लोगों को साथ कैसे लेके चलना है, उनके इश्यूज़ को आप कैसे एड्रेस करते हैं, उनको
आप वो महसूस कैसे करते हैं एक नौजवान की जिस वक्त आप अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन को आप महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसके लिए कोई उपाय करने की पोजीशन में अच्छा, नहीं। जैसे ये शुगल तमाशा नहीं है। बाकी शोबों में एक फ्यूचर होता है, चाहे हम इंजीनियर करें, कोई दूसरी डिग्री करे, क्या इस पॉलिटिक्स में फ्यूचर है अभी? देखिए मैं फिर वही कहूँगा, यहाँ जिस बेचारे को कहीं नौकरी नहीं मिली है, मैं बहुत सारे लड़के देखता हूँ यहाँ जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, नौकरी के लिए टकरें मारी, बिल्कुल। और मैंने भी कईयों के लिए हेल्प करने की कोशिश की, जब नौकरी नहीं मिली तो लीडर बन गए। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी सफ़र में हमारे साथ में आज मौजूद थे मुर्तज़ा खान साहब, जिन्होंने अपने खिते के बारे में बहुत जानकारी दी और तारीख के हवाले से भी बहुत पीछे हमें ले गए। आप देखते रहे प्राइम पोस्ट आगे की।